अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू द क्लास। कल हम लोगों ने दीगर जो एग्ज़ाम हैं तलब की उनको स्टडी किया था, जिसमें पहली आपने आमदनी की लचक को देखा था, दूसरा हम लोगों ने मतकाता लचक को देखा था और जो तीसरी टाइप हमने देखी थी वो सब्स्टिट्यूशन वैल्यू की देखी थी। और इसके साथ ही हम लोगों ने देखा था कौन से ऐसे अनासर हैं जो कि हमारी इलास्टिसिटी को इफ़ेक्ट करते हैं। आज जो लेक्चर हम लोगों ने स्टार्ट करना है वो हम लोगों ने डिमांड फंक्शन और उसकी फंक्शनल इक्वेशन के बारे में है, उसको स्टडी करना है। क्लास में भी हमने इसकी इक्वेशन को डिराइव किया था, आपको मैंने समझाया भी था कि किस तरह से जब हमने फंक्शनल फॉर्म को हटाना होता है तो हमारी इक्वेशन डिराइव की जा सकती है। पहली चीज़ जो कि इम्पॉर्टेंट है स्टूडेंट्स, वो आप लोगों के लिए ये है कि आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि डिमांड का जो फंक्शन है वो किन चीज़ों पर इन्हिसार करता है। सबसे पहले तो वो चीज़ की या शय की जो प्राइस है उस पर डिपेंड करेगा, साथ ही सारिफ की या कंज्यूमर की आमदनी पर, उसकी पसंद या फैशन पर, और इसके अलावा मतबादल शय जो सब्स्टिट्यूट गुड्स होती हैं उनकी प्राइसेस पर। इन सब अवामल के अलावा पर्सनल चॉइसेस या बहुत सारे ऐसे दीगर अवामल हैं जो कि हमने क्लास में भी स्टडी किए थे। आपकी मेंटल स्टेट पर डिपेंड कर सकता है, आपकी ख्वाहिश पर डिपेंड कर सकता है, आपकी लॉयल्टी टुवर्ड्स द गुड भी आपकी डिमांड को इफ़ेक्ट करती है। अगर हम ये जो तमाम अवामल हैं जो कि हमारी डिमांड को इफ़ेक्ट कर रहे हैं उनको इकट्ठा एक फंक्शनल फॉर्म की शक्ल में लिखना चाहें तो हमारी इक्वेशन कुछ इस तरह से बनती है, जिसमें हम इस तरह से लिखते हैं कि क्वांटिटी डिमांड इज इक्वल्स टू द फंक्शन ऑफ ब्रैकेट्स प्राइसेस, द इनकम ऑफ द कंज्यूमर, फैशन या सारिफ की ज़ाती जो पसंद है उस पर, सब्स्टिट्यूट गुड्स की जो प्राइसेस हैं उन पर, और बहुत सारे दीगर अवामल जिसमें मैंने आपको टेस्ट, मेंटल स्टेट या कोई भी ऐसी चीज़ जो हमारी डिमांड को इफ़ेक्ट कर सकती है उसको हम Z में इंक्लूड करेंगे। ये तमाम तर चीज़ें जो हैं बहुत ग्रेटली या बहुत वाज़ेह तौर पर क्योंकि हमारी डिमांड को इफ़ेक्ट नहीं करती, तो इनको हम वक्ती तौर पर अपनी कन्वीनियंस या आसानी के लिए कांस्टेंट कंसीडर कर लेते हैं, जिसके बाद जो हमारा ये टोटल फंक्शन है वो कुछ आसान शक्ल में इस तरह से रह जाता है जो कि क्वांटिटी डिमांडेड इज इक्वल टू द फंक्शन ऑफ प्राइस कहलाता है। क्लास में भी मैंने आपको ये चीज़ बताई थी कि जब हमने फंक्शनल फॉर्म को इक्वेशन की शक्ल में चेंज करना होता है या f को हमने हटाना होता है तो हम पहले एक इंटरसेप्ट इंट्रोड्यूस करवाते हैं, साथ ही जो हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल है उसके साथ हम एक स्लोप को लगा देते हैं। इस सूरत में हमारा जो क्वांटिटी डिमांड का फंक्शन है कुछ इस तरह की शक्ल इख्तियार कर जाता है। अब यहाँ पर स्टूडेंट्स a जो है वो हमारा इंटरसेप्ट है, मुस्तकिल मिकदार है, ये कोई न्यूमेरिकल वैल्यू ही होगी, b भी कोई भी न्यूमेरिकल वैल्यू हो सकती है, लेकिन ये जो है एक पैरामीटर है जिसको हम स्लोप भी कहते हैं। ये स्लोप हमें बताता है कि कितना चेंज प्राइस में आएगा, तो किस सूरत हाल में या किस परसेंटेज से हमारी क्वांटिटी डिमांड में चेंज जो है वो वाक़या होगा। अगर आप इसको नेगेटिव फॉर्म में लिखें तो आप क्वांटिटी डिमांड का एक्चुअल फंक्शन डिराइव कर लेते हैं, क्योंकि क्वांटिटी डिमांड जो हमने पूरे चैप्टर में सीखा है उससे हमें यही चीज़ मालूम हुई थी कि प्राइस और क्वांटिटी डिमांड का जो आपस में रिलेशनशिप होता है माकूस होता है, इन्वर्स होता है या नेगेटिव होता है, यानी एक चीज़ के बढ़ जाने से दूसरी चीज़ में कमी वाक़या होती है। अब हम अगर इनको न्यूमेरिकल वैल्यूज में लिखें, a की जगह अगर हम 60 लगा दें और b की जगह अगर हम 10 लगा दें तो जो अमूमन आप क्वांटिटी डिमांड का फंक्शन देखेंगे वो इसी सूरत में होगा, इसी शक्ल में होगा, इस तरह से आपको वो नज़र आएगा। साथ ही अगर हम लोगों ने इसकी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देखनी है जो कि मैंने आपको पिछले लेक्चर्स में भी समझाई थी, पिछले लेक्चर्स में भी हमने की थी, इवन हमने इसको क्लास में भी डिराइव किया था। मुख्तलिफ प्राइसेस पर हमने ये बात अखज़ की थी, इस बात का जिक्र किया था कि हमारी डिमांड मुख्तलिफ होती है। ये भी चीज़ हमने सीख ली कि जिस जिस तरह से प्राइस
आपकी इंक्रीज होगी। अमूमन या आमतौर पर ये ट्रेंड पाया जाता है कि आपकी जो डिमांड है उसके लिहाज से कम होती चली जाएगी। यहाँ पर आप देखिए इस टेबल में या इस गोशवारे में जैसे जैसे प्राइसेस बढ़ती चली जा रही हैं, आपकी जो डिमांड है वो कम से कमतर होती चली जा रही है। क्योंकि अब हम लोगों ने इसका ग्राफ जो है वो ड्रॉ करना है, तो आपको पता है एक्स एक्सिस पर हम क्वांटिटी को लेते हैं, यहाँ पर हम क्वांटिटी डिमांड को ले रहे हैं या अपनी तलब को ले रहे हैं, और वाई एक्सिस पर हम प्राइसेस या कीमतों को ले रहे हैं। यहाँ पर स्टूडेंट्स आप देखिएगा कि जब हमारी प्राइस 1 थी तो हमारी जो डिमांड थी वो 50 थी। जैसे ही हमारी प्राइस में थोड़ा सा चेंज आया, वो 1 से 2 पर गई, तो हमारी जो डिमांड है वो 50 से 40 पर चली गई। करते करते जैसे ही जो हमारी प्राइस है वो 5th यूनिट तक चली गई, तो हमारे जो डिमांडेड यूनिट थे वो 10 रह गए। जब आप इन तमाम पॉइंट्स को आपस में मिलाते हैं तो एक खत या एक लाइन जो आप डिराइव करते हैं उसको हम डिमांड कर्व या डिमांड फंक्शन कहते हैं। ये जो कर्व है या ये जो लाइन है ये आपकी इस प्रोडक्ट की डिमांड को रिफ्लेक्ट कर रही है, जो कि प्राइस के लिहाज से चेंज हो रही है। अब हमने ये देखना है कि हम अगर डिमांड की जो इक्वेशन है उसको डिराइव करना चाहते हैं, उसको अखज़ करना चाहते हैं, तो हम इसी वैल्यूज को इस्तेमाल करते हुए किस तरह से उसको हासिल कर सकते हैं। अब इसका जो फॉर्मूला है स्टूडेंट्स, ये आपने याद करना होगा, जिसमें हम हमारी लेफ्ट हैंड साइड पर Q माइनस Q1 को लेते हैं, विच इज इक्वल्स टू Q2 माइनस Q1 डिवाइडेड बाय P2 माइनस P1 इंटू P माइनस P1। दर हकीकत ये जो P माइनस P1 की वैल्यू है ये लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड पर आई है, ये यहाँ पर डिवाइड हो रही थी, अब यहाँ पर आके वो मल्टीप्लाई हो गई है। इसी टेबल से हम वैल्यूज अगर अपनी अखज़ करते जाएं तो हमारे पास क्वांटिटी और प्राइस का रिलेशनशिप जो है वो आ जाएगा। यहाँ पर स्टूडेंट्स आप देखिएगा फर्स्ट प्राइस जो है वो P1 है, जो कि इस सूरत हाल में 1 है। P2 जो है वो हमारी 2 है। यहाँ पर हमारी Q1 जो है वो 50 है, Q2 जो है वो 40 है। Q और P हमें अभी तक मालूम नहीं। आप ये सब वैल्यूज जब हम टेबल में से अखज़ करते हुए इस इक्वेशन में डालेंगे तो इनको जब आप रिजॉल्व करेंगे, इनको सिंपलीफाई करेंगे, सिंपलर फॉर्म में लेकर आएंगे, तो आपके पास आखिर में जो शक्ल बच जाएगी वो कुछ इस तरह से होगी जो कि अभी हम लोगों ने ऊपर देखी है क्वांटिटी डिमांड के फंक्शन की शक्ल में। इसके साथ ही स्टूडेंट्स आपका ये चैप्टर खत्म हो जाता है। ये जो मश्की सवालात हैं ये आपकी एक्सरसाइज है, आपका होमवर्क है, ये आप लोगों ने करके आना है ताकि हम लोग जो है नेक्स्ट लेक्चर में इसको डिस्कस करने के बाद अपना नया जो चैप्टर है उसको स्टार्ट कर सकें। तो आज हम अपने लेक्चर को यहीं पर ख़त्म करते हैं। आई होप स्टूडेंट्स आपको आज का लेक्चर अच्छा लगा होगा और आपको समझ भी आई होगी। अगर आपके किसी भी किस्म के कोई सवालात हैं या आपको लेक्चर में कोई कंफ्यूजन है तो कमेंट बॉक्स में अपने क्वेश्चन ज़रूर लिखिएगा ताकि मैं उनको आंसर कर सकूं। साथ ही साथ आप डिस्क्रिप्शन को भी ज़रूर देखिएगा क्योंकि उसमें बहुत सारे यूज़फुल लेक्चर्स के लिंक मैंने शेयर किए हुए हैं ताकि आप उन लेक्चर्स को भी विज़िट करें और मज़ीद सीख सकें। अल्लाह हाफ़िज़।